ओके जी, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, यानी ह्यूमन फूड में क्या क्या लिया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर रिलेटिवली कम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स। अब हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, ठीक है। लाइक अदर एनिमल्स, द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय ह्यूमंस इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स दे आल्सो रिक्वायर वाटर। अब हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए एनिमल्स को और ह्यूमंस को? कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, लिपिड्स चाहिए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स और इसके अलावा पानी भी चाहिए। सही। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? लेट्स स्टडी अबाउट दीज। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स से मिलती है। बेसिक एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, याद रखें। बेसिक एनर्जी सोर्स जो है दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अबाउट हाफ टू 2/3 ऑफ द टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल कंज्यूम्स डेली आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखें, आपको यहाँ पर अमाउंट बता दी गई है कि इतनी अमाउंट की कैलोरीज़ जो एनिमल या इंसान जो है वो डेली बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ लेता है, ठीक है। ग्लूकोज इज़ द मोस्ट यूज्ड कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो यूज़ होता है एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज है। बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में भी ये बता चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अदर यूज़फुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च। और ये कार्बोहाइड्रेट्स की अदर टाइप्स हैं जिसमें माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है। स्टार्च जो पोटैटोज़ में होता है, लैक्टोज जो मिल्क में होता है, सुक्रोज जो शुगर में, कॉमन शुगर में होता है, माल्टोज वगैरह, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। अब 1 ग्राम में जो है 4 किलो कैलोरीज होती हैं। किलो कैलोरी एनर्जी को जो है करने का यूनिट है, ठीक है, कैलकुलेट करने का यूनिट है, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर आपको बताया गया है ह्यूमंस गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द फूड्स लाइक ब्रेड, पास्ताज, बीन्स, पोटैटोज़, राइस, सीरियल्स और ब्रेन। अब ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। इन सब चीज़ों से जो है हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। इन सब फूड से हम कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर वही बात आ गई है, सबसे कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी ग्लूकोज जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कार्बोहाइड्रेट है जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं, हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर वाइटल बिल्डिंग कंपोनेंट्स फॉर बॉडी बट दे कैन आल्सो बी यूज फॉर एनर्जी। देखिए, प्रोटीन्स और लिपिड जो हमारी बॉडी में है इनका ज़्यादा रोल होता है ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, यानी प्रोटीन कोएंजाइम्स में हो जाएंगे, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी से, लेकिन जो एनर्जी हमें इनसे भी हासिल होती है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज पर्सन कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब फैटी एसिड्स की बात हो गई है, ठीक है। लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं। अब उसी से आगे फैटी एसिड्स की बात हो रही है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन इंक्रीज अ पर्सन कोलेस्ट्रॉल लेवल। अगर आप ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा कि आर्टरीज क्लॉग हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी और फिर वहाँ से ब्लड फ्लो नहीं कर सकेगा और अल्टीमेटली आपको हार्ट डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा। Now lipids, the lipids present in food are composed of fatty acids bonded to glycerol। अब यहाँ पे आपको बताया गया कि लिपिड्स जो हैं वो 2 चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। फैटी एसिड्स जो कि ग्लिसरॉल के साथ अटैच हैं, ये इनका स्ट्रक्चर बताया गया है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको बताया गया है, ठीक है। बीच में बॉन्डिंग हुई हुई है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के दरमियान बॉन्डिंग हुई हुई है और इन दोनों की बॉन्डिंग की वजह से लिपिड्स बने हुए हैं, ठीक है। द फैटी एसिड्स ऑफ लिपिड्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब लिपिड्स में जो फैटी एसिड्स मौजूद हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर की बेस पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को डिफरेंशिएट किया गया है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें तमाम कार्बन एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड उनका हुआ होता है, ठीक है। जिसमें तमाम कार्बन एटम्स की बॉन्डिंग हुई भी होती है हाइड्रोजन एटम्स के साथ। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो हैं जिसमें कुछ कार्बन एटम्स जो हैं वो डबल बॉन्डेड होते हैं और हाइड्रोजन के साथ उनकी बॉन्डिंग नहीं हुई भी होती, ठीक है। इंस्टेड हाइड्रोजन के बजाय वो कार्बन के दरमियान बॉन्डिंग होती है लेकिन वो बॉन्ड डबल होता है, ठीक है। जनरली द लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब ऐसे लिपिड्स जिनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। द लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ऐसे लिपिड्स जिनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड शेप में होते हैं, यानी लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल बटर कंटेन्स, अब मक्खन की यहाँ पर आपको एग्जांपल दी गई है, उसमें 70% सैचुरेटेड होता है और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ठीक है, अब देखें क्या बात ऊपर उन्होंने बताई है कि जो सैचुरेटेड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। लेकिन अब मक्खन की अगर बात की जाए तो उसमें ये दोनों है, 70% सैचुरेटेड है और 30% अनसैचुरेटेड है। इसलिए थोड़ी देर बाद जब जो मक्खन होता है वो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होने शुरू कर देता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सनफ्लावर ऑयल कंटेन्स, अब सूरजमुखी का जो ऑयल होता है उसमें क्या होता है, सूरजमुखी के फूल का जो ऑयल होता है उसमें क्या होता है, उसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ठीक है, अब उस ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा हैं तो देखें वो लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में होगा। ठीक है, अब क्या है, लिपिड्स आर यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स। अब लिपिड्स पता है आपको मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल आपने पढ़ा है, उसमें आपको क्लियरली बताया गया लिपिड और प्रोटीन से मिलकर क्या बनी हुई है, मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है, द शीट सराउंडिंग न्यूरॉन्स, अब न्यूरॉन्स की इर्द गिर्द जो शीट होती है वो भी इसी लिपिड से बनी होती है और सर्टेन हार्मोन्स में भी लिपिड का बहुत रोल है। लिपिड्स ऑल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्स, अब इनसे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है। 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, 1 ग्राम ऑफ लिपिड में 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी होती है, यानी कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी इसमें हो रही है। ठीक है, वहाँ पर 4 किलो कैलोरी थी ना, यहाँ पे 9 किलो कैलोरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, अब लिपिड्स जिन फूड से हमें मिल सकता है उसमें मिल्क आ गया, बटर आ गया, चीज़ आ गया, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स, ये जो सरसों के बीज होते हैं, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो जितने भी ये बादाम हो गए, पिस्ता और ये अखरोट वगैरह, इन सब से हमें लिपिड्स हासिल होते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन्स की बात करते हैं। प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड्स, ऑलरेडी मैंने आपको एंजाइम वाले चैप्टर में बताया था कि प्रोटीन्स किससे मिलकर बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स, बहुत सारी ऑर्गेनल्स में, साइटोप्लाज्म में और मेम्ब्रेन्स में जो है प्रोटीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। देयर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स, मसल्स में भी प्रोटीन एक मेजर कंपोनेंट है, लिगामेंट्स में और टेंडन्स में। सो वी यूज़ प्रोटीन्स, तो हम प्रोटीन को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे प्रोटीन एंजाइम्स में भी अपना रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन्स कैन ऑल्सो भी यूज़ फॉर गेनिंग एनर्जी, प्रोटीन भी एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। डाइटरी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, अब जिन चीज़ों से हमें प्रोटीन्स मिलता है वो मीट, एग्स, ग्रेन्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क और चीज़ वगैरह। प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, अब प्रोटीन्स को भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, वैसे सबसे पहले प्रोटीन कन्वर्ट होते हैं किसमें, अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं तो सबसे पहले उसकी ब्रेकडाउन होगी छोटे छोटे ज़रात में, जिन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। उसके बाद वो अमाइनो एसिड्स क्या करेंगे, एंटर करेंगे ब्लड स्ट्रीम में। ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने के बाद वो लिवर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अब लिवर जो होगा फिर उनमें से कुछ को नहीं, मतलब बहुत, उनमें से ज़्यादा को क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज क्या है, अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इस तरह प्रोटीन्स भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब मिनरल्स का बताया गया आपको, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी। अब मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बात की गई है, मिनरल जो है वो बॉडी में नहीं बनते, वो अर्थ पे ही बनते हैं, वो बॉडी में कभी भी नहीं बनते। ठीक है, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ। बॉडी फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल है और हेल्थ भी मेंटेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स एंड वाटर। अब बॉडी में तो ये बनते नहीं है तो हम इसे कहाँ से ले सकते हैं, डाइट से, जिसमें हम इसे प्लांट से और वाटर से और डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड से। ठीक है, एनिमल फूड से भी हम मिनरल्स ले सकते हैं। मिनरल्स आर कैटेगराइज इनटू मेजर एंड ट्रेस एलिमेंट। अब मिनरल्स की भी दो कैटेगराइजेशन कर दी गई है, दो तरह के होते हैं, मेजर मिनरल्स होते हैं, ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं। मेजर मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन अमाउंट ऑफ 100 मिलीग्राम्स और मोर पर डे। मेजर मिनरल्स वो होते हैं जो हमें पर डे 100 मिलीग्राम से चाहिए होते हैं या इससे ज़्यादा, वाइल ट्रेस मिनरल्स वो होते हैं जिनकी अमाउंट हमें मतलब कम चाहिए होती है। ठीक है, लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे जो हमें चाहिए होते हैं वो ट्रेस मिनरल्स होते हैं। द रोल्स ऑफ मेजर एंड माइनर मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी, अब वो आगे टेबल में दिया है, वो आप देख लेंगे। ऑन द न्यूट्रिशनल लेबल ऑफ पैकेज फूड द वर्ड कैलोरी इज इक्वल टू किलो कैलोरी। ये जो अक्सर आप देखते हैं, जो अक्सर पैकेजिंग हुई भी होती है, किसी भी ब्रेड का पैकेजिंग आप देख लें, लेस वगैरह की पैकेजिंग आप देख लेते हैं, तो उसमें जो पीछे कैलोरी लिखी होती है वो एक्चुअली किसके इक्वल होती है, किलो कैलोरी के इक्वल होता है। उसमें आपको पीछे कैलोरीज लिखी हुई बताई भी होती हैं, तो वो कैलोरी जो होती है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, किलो कैलोरी के इक्वल है। ठीक, अब मिनरल्स का कुछ पढ़ लेते हैं, क्या है मेजर मिनरल्स, फिर माइनर मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं। मेजर मिनरल्स सोडियम है, इसका बॉडी में क्या रोल है, फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स।
अब सोडियम का क्या काम है, बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन रखती है और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसकी एब्जॉर्प्शन में सोडियम हेल्प आउट करता है, ठीक है। इम्प्रूव्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, अब मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी सोडियम का रोल है, ठीक है। उसके बाद पोटाशियम की बात की गई है। पोटाशियम क्या करता है, एक्ट एज अ को फैक्टर फॉर एंजाइम फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, ये भी एक को फैक्टर की तरह एक्ट करता है और बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन रखता है। ट्रांसमिशन, हार्ट फंक्शन एंड ब्लड प्रेशर वगैरह सब में इम्पॉर्टेंट है पोटाशियम। फिर क्लोराइड की बात की गई है। क्लोराइड क्या है, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक। कैल्शियम की बात की, कैल्शियम वेरी इंपॉर्टेंट बोन्स के लिए और टीथ के लिए और ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो बोन सॉफ्ट हो जाएंगी, ब्रिसल हो जाएंगी, दांत भी आपकी टूटनी शुरू हो जाएंगी और ब्लड जो आपका क्लॉट होता है, जो अक्सर आपको चोट लगती है और थोड़ी देर बाद ब्लड खुद ही रुक जाता है, ठीक है, गाढ़ा हो जाता है, खुद रुक जाता है, ब्लड क्लॉटिंग उसको कहते हैं, वो भी किसकी वजह से होती है, कैल्शियम की वजह से होती है। मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का क्या रोल है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन्स, एंड ये भी बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रेस मिनरल्स की बात करें, आयरन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। आयरन देखें सबसे इंपॉर्टेंट किस में, हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है, ब्लड में इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, एड्स इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन के एक्शन में भी हेल्प आउट करता है। एक्ट्स एज एंजाइम को फैक्टर सपोर्ट इम्यून फंक्शन, अब एज अ को फैक्टर भी एक्ट करता है और इम्यून फंक्शन में भी हेल्प आउट करता है। जिंक क्या है, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जिंक हमें ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में हेल्प देता है। कॉपर एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर, एज अ को फैक्टर इस्तेमाल होता है, ठीक है, यूज़ होता है, इसका रोल है। क्रोमियम क्या है, क्रोमियम इंसुलिन के एक्शन में ये भी काम हमारी मदद करता है। फ्लोराइड क्या है, स्टेबलाइजेस बोन मिनरल एंड हार्डन्स टूथ इनेमल, अब फ्लोराइड का काम ये है, देखिए अक्सर टूथपेस्ट जो होते हैं उसमें भी उसकी पैकेजिंग के ऊपर भी लिखा होता है कि इसके अंदर फ्लोराइड है, क्यों, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आपके टूथ का जो इनेमल होता है ना, ऊपर से जो लेयर होती है उसको सख्त करता है ताकि आपका जो दांत है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, ब्रिसल ना हो, ठीक है। स्टेबलाइजेस बोन मिनरल्स का ये काम है कि बोन के अंदर जो मिनरल होते हैं उनको भी स्टेबलाइज करता है, ठीक है, यानी बोन के अंदर ही वो रहते हैं। आयोडीन का क्या काम है, एसेंशियल फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन, ठीक है, जो आपके गले में थायराइड है, ठीक है, इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है या ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है, ठीक है, और उसके लिए फिर ऑपरेशन वगैरह और डिफरेंट मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, फेशियल हेयर आना शुरू हो जाते हैं, आपका बॉडी वेट जो है वो भी बढ़ने शुरू हो जाता है, तो रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हैं इससे। तो ये मिनरल्स का जो है ह्यूमन डाइट और इनका रोल था। रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन क्या है, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बोन्स एंड टीथ, अब वही बात हो गई है, कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ, इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ फॉर द एक्टिवेशन ऑफ सेवरल एंजाइम। अब ये कनेक्टिव टिश्यू, हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू, सेल मेम्ब्रेन और बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए भी ज़रूरी है। कैल्शियम ऑल्सो एड्स इन ब्लड क्लॉटिंग, वही कि ब्लड क्लॉटिंग में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। ह्यूमन कहाँ से कैल्शियम हमें मिलता है, मिल्क से, चीज़ से, एग की जो जर्दी होती है उससे, बीन्स, ये लोबिया वगैरह हो गया, नट्स या अखरोट वगैरह हो गए, कैबेज, गोभी वगैरह, कैबेज, इन सब से ही हमें कैल्शियम मिलता है, ठीक है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। नर्व इम्पल्सेस जब ज़्यादा डिस्चार्ज होने शुरू हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, टेटनी हो जाएगा। अब टेटनी क्या है, टेटने में आपको क्या हो जाता है, सीजर्स होने शुरू हो जाते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस खुद ब खुद होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जब नर्व इम्पल्सेस होने शुरू हो जाती है ना तो खुद ब खुद से आपकी बॉडी काम करनी शुरू कर देती है, मसल्स खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देते हैं, ठीक है, और झटके शुरू हो जाते हैं, सीजर्स होना शुरू हो जाते हैं, और बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं, ब्रिसल हो जाती हैं, और आपका खून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लॉट होता है, जमता है, आहिस्ता जमता है, और आपके ज़ख़म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भरते हैं। अब आयरन की बात करें तो आयरन प्लेज अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, वही बात मैंने आपको बताई, हीमोग्लोबिन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आयरन, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स एंड मायोग्लोबिन मसल सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट पार्ट है आयरन, और मायोग्लोबिन मसल सेल्स में मायोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट पार्ट है आयरन, ठीक है। सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो रिक्वायर्स आयरन, अगर जो सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है, जो सारी फूड की ब्रेक डाउन है और फूड जिससे सेल जो है एनर्जी ले रहा है, उसमें भी आयरन
की ज़रूरत है। इट एक्ट्स एज अ को फैक्टर फॉर मैनी एंजाइम। अब जितने भी वहाँ पर प्रोसेस हो रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, सब कुछ जितना भी पूरी साइकिल चल रहा है उसमें ये एज अ को फैक्टर एक्ट करता है और फिर हमारी जाके सेलुलर रेस्पायरेशन होती है। आयरन ऑल्सो सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन। आयरन का इम्यून फंक्शन में भी रोल है। इम्यून फंक्शन क्या है, आपकी बॉडी में अल्लाह ताला ने ऑलरेडी एक फंक्शन इम्यून फंक्शन रखा हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, जिसका काम है कि जब भी अगर आपकी बॉडी में कोई फ़ॉरेन ऑर्गेनिज़म चला जाता है या कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस चले जाते हैं तो वो इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है, उससे फ़ाइट करता है और फाइट करके आपकी बॉडी को इम्यून रखता है। उसमें इस इम्यून सिस्टम में भी क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं जो बाहर से आने वाले ऑर्गेनिज़म से, फॉरेन मटेरियल से या फॉरेन ऑर्गेनिज़म से लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं। ठीक है, ह्यूमंस गेट आयरन फ्रॉम रेड मीट। अब कहाँ से हमें मिलता है रेड मीट? रेड मीट जो है उसको कहते हैं पोर्क को कहते हैं, ये जो सुअर का गोश्त होता है इसको कहते हैं। एग योग, अंडे की जर्दी, होल वीट, ये जो गंदम होती है, फ़िश से, स्पिनिच से और मस्टर्ड, सरसों वगैरह, इससे इट्स डेफिशिएंसी इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। इसकी डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है दुनिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी कॉजेज़ एनीमिया। अब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया भी होता है, जिसमें ब्लड कम होता है बॉडी में और बंदा बिल्कुल पेल हो जाता है और येलोइश सी उसकी रंगत हो जाती है, यानी ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है।